अस्सलाम वालेकुम ladies and gentlemen, today our topic is thermoregulation in mammals। हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया जनरली कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह से थर्मोरेगुलेशन होती है इन प्लांट्स, इन एनिमल्स वगैरह वगैरह। आज हम बात करेंगे मैमल्स और स्पेशली हम लोग बात करेंगे अबाउट ह्यूमन बींग्स, होमो सेपियंस, वो किस तरह से थर्मोरेगुलेशन परफॉर्म करता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है दैट इज़ के जो थर्मोरेगुलेशन है उसका ताल्लुक आपके ब्रेन से भी है। जो हाइपोथैलेमस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ योर होम्योस्टेटिक कंडीशंस। आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस जो है उसे बरकरार रखने के लिए आपके ब्रेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लिहाजा हम सबसे पहले बात करेंगे कि रेगुलेटरी स्ट्रेटेजीज वो कौन सी हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर या मैमल्स के अंदर जो कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को वाइड रेंज में नहीं जाने देती बल्कि उसे एक नैरो रेंज के अंदर रखती हैं, क्योंकि हम लोग वार्म ब्लडेड हैं और वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स को अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन रखना पड़ता है और दैट इज इन द रेंज ऑफ 36 डिग्री सी टू 38 डिग्री सी। और कॉमनली हम लोग जब इसकी एवरेज निकालते हैं तो हम इसको 37 डिग्री सी ही कंसीडर करते हैं और इसी बेस पे हम लोग जो है मुख्तलिफ मेडिसिन के रिएक्शन भी बॉडी के ऊपर परफॉर्म होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आपकी बॉडी में हीट जनरेट करने के दो तरीके हैं। एक ऐसा है जिसको हम लोग नाम देते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब जो वर्ड थर्मोजेनेसिस है इससे भी आप लोग वाकिफ होने चाहिए। लव्स थर्मो ऑफ कोर्स हीट, जेनेसिस द प्रोडक्शन ऑफ हीट। सो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इसमें आपकी बॉडी जो है वो किसी मैकेनिकल वे से हम काम के, जैसे फॉर एग्जांपल आप बाहर निकले हुए, बहुत ज़्यादा ठंड है, आपने बहुत ज़्यादा कोई मतलब कपड़े नहीं पहने हुए ऐसे जो कि आपकी बॉडी को हीट फ्राहम करें, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी ज़रा कांपेगी, गूज़बम्प्स होंगे और अल्टीमेटली आपको जो है वो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है वो प्रोवाइड होगी। इसके साथ जो दूसरा प्रोसीजर है दैट इज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या है, इसमें यूं है कि हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो वो किसी ऐसे मेथड से जो कि मेटाबॉलिक हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ब्राउन फैट्स वगैरह कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो होते हैं मौजूद, ताकि वो एक इंसुलेशन जो है वो पैदा कर सकें, कायम कर सकें और उनकी बॉडी के अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम अकर ना हो। सो इस तरह से शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में जो है वो डिफरेंसेस हैं। हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी बुक के अकॉर्डिंग दैट इज कि इन कोल्ड टेम्परेचर एंड इन वार्म टेम्परेचर्स व्हाट इज द डिफरेंस, कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कोल्ड और हॉट टेम्परेचर के दरमियान जो है वो अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग जनरली बात कर लेंगे कि हमारी बॉडी कोल्ड और हॉट टेम्परेचर में जो है वो डिफरेंसेस कैसे पेश करती है। तो अगर हम बात करें अबाउट कोल्ड टेम्परेचर, तो कोल्ड टेम्परेचर में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बॉडी है वो एक तो थर्मोजेनेसिस करेगी, ऑफ कोर्स इस चीज़ का आपको पता है। इसके अलावा वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन और वेजोडाइलेशन, these are basically two important features of human organisms और like other mammals, जो कि क्या करेंगे कि आपकी जो बॉडी है उस बॉडी के टेम्परेचर को वाइड रेंज के अंदर नहीं जाने देंगे बल्कि ऑप्टिमम रेंज के अंदर रखेंगे, ताकि बॉडी की जो अच्छी से अच्छी जो मतलब उसकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो सकती हैं वो हों और इसमें कोई मसला जो है वो ना आए। अब हम अगर बात करें कोल्ड टेम्परेचर में, हमने वैसो कंस्ट्रिक्शन डायलेशन की बात की। अब डायलेशन कंस्ट्रिक्शन अल्फाज से आप वाकिफ हैं। ये जो हमारे पास कोल्ड टेम्परेचर है इसमें अगर कभी आप गौर कीजिएगा हमारी बॉडी में भी इस तरह से होता है कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो तो क्या होता है कि हम लोग ये देखेंगे कि हमारे हाथ जो हैं वो ज़रा ठंडे ही होंगे, हमारे पाँव ठंडे होंगे, उंगलियां ठंडी होंगी, लेकिन हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स, जो हमारी ट्रंक है बॉडी की, दैट वुड बी वेरी वार्म। ऑफ कोर्स इसलिए कि हमारे यहाँ पे वाइटल ऑर्गन्स मौजूद हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हमारे यहाँ पे जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो जनरेट होता रहता है और मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनका टिल्ट भी इधर ही होएगा, ताकि अल्टीमेटली यहाँ पे हीट जनरेट हो और बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को कोई नुकसान ना पहुँचे। अगर हमने बात कर दी कोल्ड टेम्परेचर के बारे में, अगर हम लोग बात करें अबाउट वार्म टेम्परेचर, तो वार्म टेम्परेचर में आपको पता है ऑफ कोर्स आपकी बॉडी के अंदर जो थर्मोस्टेट्स हैं वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म का जिक्र है, दैट इज फिगर नंबर 15.14 इन योर बुक। उसमें भी आपको यही बता रहा है कि अगर आपके एक्सटर्नल टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है तो आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ऑफ कोर्स दे विल बी गेट एक्टिवेटेड और अल्टीमेटली जो है वो पसीना निकलेगा और इस पसीने से जो है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो वाइड रेंज से डाउनवर्ड आ जाएगा। इसके अलावा इस वार्म टेम्परेचर के अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट फिनोमिना है फीडबैक मैकेनिज्म। सबसे पहले तो हमने बात की फीडबैक मैकेनिज्म के अलावा एक और हमारे पास तरीका का दैट इज पैंटिंग।
अब जो डॉग्स हैं, डॉग्स, बैट्स वगैरह, इनमें क्या होगा? इनमें यूं होगा कि जो हमारे पास पेंटिंग का प्रोसीजर है उससे आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो है वो कूलनेस जनरेट होगी ताकि आपकी जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब ना हो। और कोल्ड टेम्परेचर के अंदर एक और इजाफी चीज़ ये है कि इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे करते हैं कि वो हेयर्स उगा लेते हैं, वो एक्स्ट्रा हेयर्स उगा लेंगे ताकि वो जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो उनकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर जनरेशन जो है उसमें हेल्प करें। और ये हेयर से फिर क्या होगा कि उनकी बॉडी पे अल्टीमेटली, आपको पता है हेयर जो है दैट इज़ वेरी एब्जॉर्बेंट, वो हीट को भी एब्जॉर्ब करता है। तो जब हीट जो है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, सॉरी बाहर से जो कोल्ड टेम्परेचर है वो इससे एब्जॉर्ब होगा और ये अंदर कोल्ड टेम्परेचर को नहीं जाने देगा, तो बॉडी की एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं आएगा। सो दिस वॉज अबाउट कोल्ड एंड हॉट टेम्परेचर ऑफ मैमल्स। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज थर्मोस्टेट फंक्शन। हम थर्मोस्टेट फंक्शन की भी बात कर लेते हैं कि थर्मोस्टेट फंक्शन बेसिकली है क्या और इसका कंट्रोल, फीडबैक जो कंट्रोल है वो किस तरह से अपनी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करता है। थर्मोस्टेट कंट्रोल एंड फीडबैक मैकेनिज्म, these are two different things, man, first of all, but not different things, actually they are interconnected with some ways, some sort of ways। होगा क्या कि थर्मोस्टेट बेसिकली क्या है? हाइपोथैलेमस जो है वो जब आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर कोई चेंजिंग महसूस करता है तो वो फौरी तौर पे आपकी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को ये पैगाम पहुंचा देता है कि भाई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपने उसके खिलाफ मज़ामत क्रिएट करनी है और इसको ठीक करना है ताकि हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब ना हो। होम्योस्टेसिस का मकसद ही है। तो अब इससे क्या होगा? आपका फीडबैक मैकेनिज्म जनरेट होगा और दैट वुड बी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे है? ये ऐसे है कि जैसे ही आपको रिस्पांस मिला आउटर टेम्परेचर से कि भाई ये बढ़ रहा है, तो आपके स्वेट ग्लैंड्स फौरी एक्टिव हो गए और पसीना जनरेट होने लग गया ताकि जो है वो ज़्यादा बॉडी को नुकसान ना पहुंच सके। और बॉडी का जो टेम्परेचर है, अगर ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो वो 37 डिग्री सी जो है वो मेंटेन रहे, इससे ऊपर नीचे ना जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा जो कोल्ड रीजन्स वगैरह, इनमें कुछ अडाप्टेशन ऐसी भी होती हैं कोल्ड रीजन्स में। आपने देखा होगा कि वहाँ से आने वाले लोगों के जो है वो चेहरे पर आपको नजर आएगा काफ़ी ज़्यादा वो खून वगैरह है और काफ़ी ज़्यादा आपको लगेगा कि उनकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स मौजूद है। और ऐसा है, रीज़न ये है कि जिस तरह आप हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो उन हायर ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर फिर जो बॉडी का जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो उतना प्रेशर वहाँ पे मौजूद नहीं होता कि उतनी ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ हो सके। सो दैट्स वाई वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं ताकि आपकी ब्लड सेल ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं ताकि वो मैक्सिमम ऑक्सीजन को कैरी कर सकें और आपके ऑर्गन्स तक जो है वो पहुँचा सकें। अब इसके बाद हम लोगों ने जो फाइनल बात करी दैट इज़ अबाउट टेम्परेचर और फीवर, टेम्परेचर इन फीवर। जो टेम्परेचर हमें होता है, टेम्परेचर इन फीवर, अब आपको पता है फीवर की मुख्तलिफ कंडीशंस हो सकती हैं, मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं फीवर क्यों हो रहा है। अब फीवर जो है, जो टेम्परेचर हो रहा है बॉडी को, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर जो है फीवर में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। दैट इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग। लाइक खांसना एक पॉजिटिव रद्द अमल है आपकी बॉडी का, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है कहीं पे तो दर्द जो है दैट इज़ अ पॉजिटिव एन इम्पल्स कि आपको पता चल जाए किस प्रॉब्लम किस जगह पर लोकेटेड है, आप उसको लोकेट कर सकें इससे पहले कि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, आप उसका हल निकाल सकें। तो एक आपकी बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं पायरोजेंस। These pyrogens are basically those specific chemicals जो कि आपकी बॉडी के अंदर आने वाले बाकी एक्सटर्नल पैथोजेंस के खिलाफ मज़ाहमत क्रिएट करते हैं और ये अपनी मैक्सिमम पॉजिटिव एक्टिविटी तब तक परफॉर्म करेंगे जब तक आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एलिवेट होगा और इसी वजह से हमें बुखार वगैरह जो है वो होता है। लेकिन अगर ये बुखार तो वो है जो कि हमारे लिए पॉजिटिव है, बाज़ दफ़ा जो कंडीशंस हैं वो इससे डिफरेंट भी हो सकती हैं। लाइक खांसी जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव नहीं है, बाज़ दफ़ा वो नॉन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सो ये सारी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए होम्योस्टेसिस के बारे में। इस होम्योस्टेसिस के पूरे चैप्टर में अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है यू कैन ईमेल अस। इससे पहले कि हम लोग जाएं, हम लोग एक छोटी सी नज़र अपनी एक्सरसाइज पे भी मार लेते हैं कि एक्सरसाइज के अंदर है क्या आपकी बुक की अकॉर्डिंग। तो हमारे पास पहला जो एमसीक्यू है दैट इज सिंपली दैट डैश इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट इट्स फ्लूइड कंटेंट्स। व्हाट इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कि वो अपनी बॉडी के अंदर जो है वो फ्लूइड रेगुलेट कर सके लगातार, तो दैट इज ऑफ कोर्स ऑस्मो रेगुलेशन, वो परफॉर्म करेगी। सो फर्स्ट वन इज ऑस्मो रेगुलेशन। लेट मी राइट इट फॉर यू।